हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर ट्रिपल वन में। अभिषेक तिवारी सर ट्रिपल वन में आज हमारी जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो उत्तराखंड से संबंधित और साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं उनको लेकर के मैं चर्चा का विषय बनाने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट विषय है कि इन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के जो पार्ट शामिल किए जा रहे हैं और इनसे जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनके लिए हमें कम से कम 6 महीने की करंट हमारे पास टच में तो होनी चाहिए 101% किसी भी पेपर के लिए। आजकल उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स में भी आपका ये व्यवस्था है और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो आगामी जो उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। नायब तहसीलदार की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ ही गया है, मैंने आपको बताया ही, आप उसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार से अभी आरपीएफ आपका एसआई का पेपर चल रहा था तो उसमें करंट से संबंधित काफी प्रश्न आए। इसी प्रकार से आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है, एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं, तो एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है। तो ये देखिए कि आप सभी में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में करंट अफेयर्स के पार्ट आ रहे हैं और करंट अफेयर्स के वो पार्ट जो एवरग्रीन है, सदाबहार है, उनको तो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो करंट अफेयर्स रहेगी और इसके अंतर्गत मैंने लिखा है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझिए, पढ़िए। जहां पर विस्तारीकरण होगा वहां पर विस्तार से भी समझा दिया जाएगा और जहां पर फैक्ट के रूप में चीजें देनी वहां पर फैक्ट के रूप में दे दी जाएंगी। तो आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए, नोट्स बनाइए और इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे हम चर्चा का विषय लेकर के चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बोलता है कि मेघालय सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जा रहा एबीसी क्या है। एबीसी पर्टिकुलर एक पॉइंट है और एबीसी पर्टिकुलर पॉइंट के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ये पूछता है कि आपका एबीसी किसको इंडिकेट करेगा। एबीसी किसको इंडिकेट करेगा, तो एबीसी जो है वो क्या बताने का काम कर रहा है। एक ऐसा डिजिटल भंडार जिसमें किसी विद्यार्थी द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन में अर्जित क्रेडिट जमा होंगे। एकेडमिक क्रेडिट बैंक होगा, आपका एक्रेडिटेड क्रेडिट बैंक होगा। तो ये आपका जो ऑप्शन इसका बनेगा, एक ऐसा डिजिटल भंडार है किसी भी विद्यार्थी द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन में अर्जित जो क्रेडिट है वो उसको जमा कर सकेगा। और दूसरा एकेडमिक क्रेडिट बैंक के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इसके ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों राइट है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों होंगे। ए और बी जो है इसमें आपका दोनों ही आंसर इसको सही इंडिकेट करेगा। तो इसका आंसर आएगा ए और बी, आपका ये वाला आंसर जो है राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इसमें बता रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जेल में निरुद्ध रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024, देखो क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव से संबंधित है और आप सब जानते हो कि लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है कि लोकसभा से संबंधित प्रश्न जो है अभी मतलब कि ये मान के चलिए एक साल के अंतर्गत तो कहीं पर भी ये परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई लोकसभा में कितनी सीटें हैं आपका। जैसे एंग्लो इंडियन के बारे में मैंने क्लास में भी बता रखा है कि एंग्लो इंडियन की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। तो इस प्रकार से लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है, वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो ऐसे क्वेश्चनों का स्वाभाविक तौर पर परीक्षा में होना लाजमी है। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन कहलाएंगे। तो इन एवरग्रीन क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके रखना है। तो ये प्रश्न ये मत सोचना कि लोकसभा का चुनाव तो पहले हुआ था, ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या कहा, एवरग्रीन पॉइंट के रूप में, और ये देश की व्यवस्था को संभालने वाली व्यवस्था का भाग है। जनप्रतिनिधि सदन के रूप में जाने जाने वाली व्यवस्था का भाग है। प्रत्यक्ष मतदान का रूप है, इसीलिए आपको यहां पर यह चीज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। तो प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किसने जेल में निरुद्ध रहते हुए लोकसभा चुनाव 2024 जीता। एक है अमृतपाल और दूसरा है आपका शेख अब्दुल्ला राशिद। ये दोनों व्यक्तियों ने, आपका ए और बी दोनों आंसर इसका सही होगा, इन दोनों ने ही लोकसभा चुनाव जो है जेल में निरुद्ध रहते हुए जीता। इसी प्रकार से कट्टर खालिस्तानी समर्थक, जब यहां पर अब कह रहा है कट्टर खालिस्तानी समर्थक प्रचारक सरदार अमृतपाल सिंह जो स्वयं को वारिस पंजाब दे का मुखिया बताते हैं, ने पंजाब के खट्टूर साहिब सीट कांग्रेस के गुलबीर सिंह जीरा को मतों से पराजित करके जीती है। वर्तमान में वह असम राज्य के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। 9 अगस्त 2019 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में आतंकवादी फंडिंग के आरोप में निरुद्ध शेख अब्दुल्ला आपका राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तथा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला को बारामूला संसदीय क्षेत्र से इतने मतों से आपका पराजित कर लोकसभा चुनाव जीता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों, आपका अमृतपाल सिंह, आप सब देख रहे हैं कि इनका संबंध जो है आपका कट्टर खालिस्तानी समर्थक प्रचारक के रूप में जो इनका संबंध है, इसके कारण से ये आपका जेल में बंद है। और दूसरा आप लोगों ने देखा कि अब्दुल राशिद का नाम जुड़ा हुआ है, अब्दुल राशिद का नाम जुड़ा हुआ है और ये भी क्या कहते हैं आपका
जेल में बंद हैं। तो ये दोनों ने जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव में इनको विजय प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, इसका विस्तार था, मैंने समझा दिया आपको। लोकसभा चुनाव 2024 में दो प्रत्याशियों ने जेल में रहते हुए विजय हासिल की, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब एक चर्चा है फिर उसी पर लेकर के कि भाई जेल में बंद किसी व्यक्ति, देखो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी पूछा जा सकता है, करंट का भी भाग बन गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि जेल में बंद किसी व्यक्ति के, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेल में बंद किसी व्यक्ति के लोकसभा चुनाव सदस्य चुने जाने पर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने का संवैधानिक अधिकार है। जेल में बंद लोकसभा सदस्य लोकसभा में उपस्थित होकर के उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। जेल में बंद किसी लोकसभा सदस्य को लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति देने की शक्ति लोकसभा के स्पीकर के पास है। तो तीनों पॉइंट में से ये क्वेश्चन पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव के रूप में लागू हो रहा है, लेकिन मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस के लिए के तौर पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो जेल में बंद किसी व्यक्ति के लोकसभा सदस्य चुने जाने पर लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने का संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल राइट बात है कि ऐसा होता है। जेल में बंद लोकसभा सदस्य लोकसभा में उपस्थित होकर के उसकी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, यह भी बिल्कुल राइट बात है। अगर जेल में बंद है तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। तो इसका आंसर बनेगा 1 और 2, दोनों ही सही है। जेल में बंद किसी लोकसभा सदस्य को लोकसभा सदस्य की सभा की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति देने की शक्ति लोकसभा स्पीकर के पास है, नहीं। तो आपके पास ये दोनों पॉइंट है। हाँ, शपथ लेगा लेकिन कार्रवाई में उपस्थित नहीं होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के लिहाज से, पॉलिटी के तौर पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल अभी ये करंट का पार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट के रूप में समझा रहा हूं लेकिन पॉलिटी के रूप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे अच्छे से मैनेज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, समाचारों की सुर्खियों में रही क्लौडिया शिनबॉम के बारे में निम्नलिखित में से कौन है? समाचारों में सुर्खियों में रही एक महिला है आपका क्लौडिया आपका शिनबॉम। वे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। वह संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको तथा कनाडा की पहली महिला शासनाध्यक्ष निर्वाचित हुई। वर्ष 2007 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट तैयार करने में उसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। इसमें से क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर भाई, ये क्वेश्चन ठीक है, एक बार वन टाइम रीडिंग का पार्ट है, वन टाइम रीडिंग कर लेना। उपरोक्त सभी इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? उपरोक्त सभी, वन टाइम रीडिंग का पार्ट रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बता ही दिया हूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मतों से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले संसद सदस्य कौन थे? तो सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले लोकसभा जो चुनाव थे 2024 में, वो किसने जीता है? तो रकीबुल हुसैन कांग्रेस धुबरी असम से, शंकर लाल बीजेपी इंदौर मध्य प्रदेश से, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विदिशा मध्य प्रदेश से, सी आर पाटिल बीजेपी नवसारी गुजरात से। तो इसका सही आंसर आएगा रकीबुल हुसैन, कांग्रेस के हैं, धिब्रू असम से इन्होंने बम्पर तरीके से इस बार संसद का चुनाव जीता था। इसके बारे में विशेष क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन ने असम की धिब्रू लोकसभा सीट पर आपका AIUDF के उम्मीदवार मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 10-12 लाख मतों से पराजित करके जीती। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक ऐसा रिकॉर्ड है। इसके बाद 10 से 8 लाख मतों से इंदौर सीट जीतने वाले शंकर लालवानी, 8 से 21 लाख मतों से जीतने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इसी प्रकार से CR पाटिल, गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर सीट पर इतने लाख मतों के अंतर से विजयश्री हासिल करी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि 10 से 12 लाख मतों के साथ जीतने वाले जो पहले उम्मीदवार बने हैं इस बार के, वो कौन बने हैं? आपका रकीबुल हुसैन, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में सबसे कम मतों से विजयी होने वाले उम्मीदवार कौन है? जिसको सबसे कम मतों से विजयी हुए, और आपका अदूर प्रकाश, रविंद्र दत्ताराम बाईकर, अजेंद्र सिंह लोधी और रमाशंकर राजभर। तो इसका सही आंसर जो बनेगा, ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर बनेगा रविंद्र दत्ताराम आपका वाईकर, रविंद्र दत्ताराम वाईकर। इसको पढ़ लेंगे आप लोग। एकनाथ शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्रनाथ दत्ताराम वाईकर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को मात्र 48 मतों से पराजित कर मुंबई उत्तर प्रदेश पश्चिमी सीट जीती। 2024 के चुनाव में ये सबसे कम अंतर से जीती गई सीट है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है, जून 2024 में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनावों के बाद गठित लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में पूर्व की सरकार के महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री रहे किस राजनेता को चुनाव जीतने के बाद मंत्री नहीं बनाया गया? गिरिराज सिंह, आपका अनुराग ठाकुर,
गजेंद्र सिंह शेखावत और हरदीप सिंह पुरी। तो इसका आंसर आएगा अनुराग ठाकुर। क्या आंसर आएगा? अनुराग ठाकुर। इसका बी आंसर बनेगा। अनुराग ठाकुर जो है इस बार इनको मंत्री पद पर नहीं शामिल किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की अवधारणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2006 में बिहार विधानसभा को संबोधित करते हुए दी गई थी। ऐसा पॉइंट हमें बता रहा है कि इस तरह से दी गई थी, ठीक है ना। दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये तो भारत के अतिरिक्त 17 देशों ने योगदान दिया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन नालंदा विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बने। नालंदा विश्वविद्यालय बोधगया बिहार में स्थित है। तो इसमें पहली बात तो ये बोधगया बिहार में स्थित नहीं है, तो बोधगया बिहार में स्थित नहीं है, तो ये वाला पॉइंट तो अपने आप ही कट हो गया। ये बिल्कुल सही है कि भाई आपका ये बात एपीजे अब्दुल कलाम ने उठाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के अतिरिक्त 17 देशों ने, ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो आएगा केवल 1, 2 और आपका 3 इसका राइट आंसर बनेगा। और नालंदा विश्वविद्यालय राजगिरी बिहार में स्थित है, तो ये ध्यान में रखेंगे। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। इसके नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जून 2024 में किया गया था। तो ये आपका राजगिरी बिहार में है, बोधगया में नहीं है, बल्कि कहाँ है? राजगिरी आपका राजगिरी बिहार में पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग क्लियरिटी से ध्यान से रख करके पढ़ने का काम करेंगे। अगला पॉइंट आपका बन रहा है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश में मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एमआरसीसी का निर्माण किया गया है? मॉरिशस, बांग्लादेश, श्रीलंका और आपका फिलीपींस। तो इसका सही आंसर आएगा कि मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसका श्रीलंका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? श्रीलंका इसका आंसर बनेगा। निम्नलिखित राजनीतिज्ञों के नामों पर चर्चा कीजिए और उपरोक्त में से कितने किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? आपका केबीसी सिंह देव, प्रभाती पारीदा, अरुण साहू, जगदीश देवड़ा और दिया कुमारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा, कौन कौन ऐसे हैं जो राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और निम्नलिखित राजनीतिज्ञों के नामों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें ये भी कार्यरत हैं, ये भी कार्यरत, ये भी। तो 5, सभी 5 इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। पांचों इसमें जो है कार्यरत हैं। केसी सिंह एवं प्रभावती पारीदा उड़ीसा में है, अरुण साहू छत्तीसगढ़ में है, जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश में आएगा और दिया कुमारी राजस्थान में आएगा। उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्लियर रखेंगे। अगला पॉइंट है वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक GGGI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैश्विक लिंगामूलक अंतराल सूचकांक पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है, 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। वैश्विक लिंगामूलक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 146 देशों में 129वां था। भारत का रैंक 146 देशों में 129वां था, बिल्कुल राइट है। इस सूचकांक में 6 सह सूचकांक हैं, 6 सह सूचकांक है, बिल्कुल राइट है। स्वास्थ्य एवं जीवित रहने के मामले में भारत ने 95 से 1% लिंगमूलक अंतराल तथा शिक्षा प्राप्त करने के लिए मामले में भारत ने 96 से 4% लिंगमूलक अंतरालों को पार दिया है। नहीं, ये गलत है। तो इसके आंसर जो है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है, डी आंसर इसका आएगा। अगला पॉइंट है वैश्विक लिंगमूलक सूचकांक 4 सह सूचकांकों शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्थिक सहभागिता एवं अवसर, राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य एवं जीवित रहना, ये इंपॉर्टेंट है कि 4 चीजों पर फोकस करता है, शिक्षा पर, आर्थिक सहभागिता पर और राजनीतिक सशक्तिकरण पर और चौथा स्वास्थ्य पर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहभागिता और राजनीतिक सशक्तिकरण, इन चारों पर फोकस करता है, ये भी ध्यान में रखेगा। अगला है कि जलवायु परिवर्तन उपलब्धि सूचकांक CCPI 2024 में भारत का रैंक कौन सा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रैंक 7, 8, 9, 10 आप याद रखना, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन वाच द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक जारी क्लाइमेट चेंज आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक 7वां है। चूंकि पहले 3 स्थानों पर कोई देश नहीं है, इसीलिए वास्तविक अर्थों में भारत चौथे स्थान पर है। 3 पर कोई नहीं है, 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है, अर्थात जो उसके मानक होंगे उसमें 1, 2, 3 मानक के अनुसार ना पहले पर कोई बैठा, ना दूसरे पर कोई बैठा, ना तीसरे पर बैठा। जो यहाँ पर स्टार्टिंग है 4, 5, 6 और 7, यहाँ से स्टार्टिंग हुई और जब यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो हमारा भारत जो है वो कौन से नंबर पर बैठा? 7 में।
और वैसे देखा जाए तो वास्तविक अर्थों में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। ये बात आपको समझाना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय पर्यावरणीय उपलब्धि सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसमें आंसर आएगा 76वां, 105वां, 165वां, 176वां। तो इसका आंसर बनेगा 176वां। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक जीजीआई 2024 के अंतर्गत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे पहले का आंसर मैंने आपको बताया कि 176वां है। इसके बाद है वैश्विक में से कौन सा यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 129वां था। वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक 2024 में आइसलैंड पहले स्थान पर था। दक्षिण एशियाई देशों के इस सूचकांक पर भारत का रैंक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका तथा भूटान के बाद आपका 5वां है। तो इसका आंसर जो बनेगा, यह सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड एवं वुमेन के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला कथन सही नहीं है, बाकी सारे क्या हैं आपका सही है। तो इसमें कर्ता कौन है? वैश्विक लिंग मूलक अंतराल सूचकांक विश्व आर्थिक मंच आपका WEF के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर सही है, ये अलग होगा, तो ये आएगा WE और F, इसके द्वारा वर्ल्ड आपका इकोनॉमिकल आपका मंच के द्वारा इसको घोषित किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है कैसा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो ये आपका कैसा आयोग है? संविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? संविधिक। परामर्शदात्री निकाय, संवैधानिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। G7 कनाडा फ्रांस आपका एक पॉइंट कह रहा है। G7 का गठन ना तो किसी औपचारिक, अच्छा ये पॉइंट कहीं का है और यहाँ पर समझाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? पूर्व IPS अजीत डोभाल को तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। उनकी नियुक्ति 4 जून 2024 से प्रभावी है। उनकी नियुक्ति अग्रिम आदेशों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद पर रहने तक की अवधि जो भी कम हो के लिए की गई है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से आपका कौन सा अलग है? तो इनको अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया 10 जून 2024 से। तो प्रश्न यहाँ पर आपको फंसा रहा है 4 जून, इसका सही जवाब होगा 10 जून। तो इसमें आंसर जो गड़बड़ होगा ये वाला, ठीक है ना, 10 जून आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 10 जून। बाकी बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार के लिए 10 जून के लिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? PK मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। PK मिश्रा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर PK मिश्रा का कार्यकाल नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने या अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले होगा, यह नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है। तो इसके सही आंसर की तलाश में अगर चलते हैं तो ये PK मिश्रा के बारे में जो बातें हो रही है ना, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी चारों इसके सही आंसर को इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना? कौन सा कथन सही है? चारों। अगला पॉइंट, नाइट्रस गैस N2O के बारे में निम्नलिखित में से क्या कथन सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। ये कह रहा है कि पृथ्वी के गर्म होने पर नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान है। वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा का ओजोन परत पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले शीर्ष 5 देशों के अंतर्गत ये शामिल है आपका, ठीक है ना? इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव अधिक घातक होता है। तो इसमें से इसका आंसर बनेगा वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा को ओजोन परत पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है, ठीक है ना? इसका आंसर कौन सा सही नहीं है? तो आपने कहा B वाला आंसर इसका सही नहीं होगा। बाकी पृथ्वी को गर्म करने में नाइट्रस ऑक्साइड योगदान करता है, ये भी सही है। इसमें चीन जो है पहला देश है, भारत का दूसरा स्थान है उत्सर्जन करने में शीर्ष। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव अधिक घातक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ये वाला। अब बात आती है कि इसका सही क्या होगा। वर्तमान वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की मौजूदगी ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, और इसमें क्या कह रहा है? ओजोन परत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ेगा। देख रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की तुलना से और भी ज्यादा घातक है। उत्सर्जन करने में भारत, चीन और दूसरे नंबर पे भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और रूस जैसे देशों का स्थान है। तो इसे भी अच्छे से मैनेज करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर करंट का तो है ही है, करंट का तो है ही है, लेकिन ये साइंस के रूप में भी पूछेगा। तो एवरग्रीन क्वेश्चन के रूप में, हम एवरग्रीन क्वेश्चन के रूप का ढांचा कह सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप तैयार रखिए मजबूती के साथ। अगला पॉइंट है कि नाइट्रस ऑक्साइड में के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, भारत 0.8 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन उत्सर्जन के आधार पर रखता है। इसी प्रकार से चीन जो है 4.3 किलोग्राम। कौन सा सही नहीं है? इतना रख रहा है।
और इसके बाद आपका कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 1.7 किलोग्राम N2O, रूस 3.3 किलोग्राम। इसका सही आंसर नहीं है, वो है आपका चाइना वाला। अब चाइना कर कितना रहा है एक बार देख लेते हैं। तो चाइना कर रहा है नाइट्रस ऑक्साइड प्रति व्यक्ति जो है 1 से 7 किलोग्राम। कितना कर रहा है? 1 से 7 किलोग्राम। तो यहाँ पर ये 4.3 कह रहा है, तो ये चल रहा है 1 से 7 पर, 1 से 7 किलोग्राम पर। तो इसका आंसर जो सही नहीं है वो आपका आ जाएगा बी वाला। तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है? अब ये क्वेश्चन जो है विश्व का सबसे ऊंचा, ये देखो करंट है भी है, करंट का भी पार्ट है। ये क्वेश्चन एवरग्रीन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी किसी परीक्षा में आ जाएगा। और ये जीके का विविध मिक्स पार्ट के रूप में शामिल पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल तैयार रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको अगर आपने छोड़ा तो ये समझिए आप कमजोरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किस नदी पर बना हुआ आपका पुल है? तो चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? चिनाब नदी पर ये बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय रेल ने जम्मू एवं कश्मीर के रियासी बारामूला खंड पर चिनाब नदी में के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया। 1315 मीटर लंबे तथा 467 आपका 467 मीटर स्थान वाले इस पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी बारामूला खंड पर चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो ध्यान में रखना, जम्मू कश्मीर रियासी बारामूला खंड चिनाब नदी पर आपका के ऊपर विश्व का यह सबसे ऊंचा पुल बना है। प्रोमोटिंग ए रेजुलेशन टू तिब्बत चाइना चाइन आपका डिस्ट्रीब्यूट अधिनियम 2024 किस देश के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? तो सीधी सी बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका इसका जवाब सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और नेपाल। संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। समाचारों में सुर्खियों में रहा अल फसीर शहर। तो देखिए कभी कभी कोई शहर जो है चर्चाओं में रहता है तो उसको भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। समाचारों में सुर्खियों में रहा अल फसीर शहर जो है किस देश में आपका पड़ेगा? तो यह है आपका सऊदी अरब, सूडान, इथोपिया और यमन। सूडान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सूडान में पड़ेगा। समाचारों में सुर्खियों में रहा आपका हैरिजोन 2047 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत यूके से, भारत फ्रांस से, चीन संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये इसका सही जवाब आएगा भारत और फ्रांस से। क्या आएगा? भारत और फ्रांस से आएगा, ठीक है ना, भारत और फ्रांस से आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, समाचारों में सुर्खियों में रहा गुआंटानायो खाड़ी। गुआंटानायो खाड़ी, अब ये थोड़ा सा ज्योग्राफी के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है। ये किस देश में स्थित है? तो फिलहाल चर्चा का विषय रहा है, तो ये क्यूबा में स्थित है। कहाँ स्थित है? क्यूबा में, ध्यान में रखना, क्यूबा में पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पसंद करने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, शिकायतों का निपटारा किए जाने का अधिकार, उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। उपरोक्त में से कितने अधिकारों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल किया गया है? केवल 3, केवल 4, केवल 5 और सभी 6। तो इसमें ध्यान दीजिए, सुरक्षा का अधिकार भी है, सूचना पाने का अधिकार भी है, मनपसंद चुनने का अधिकार भी है, सुने जाने का अधिकार भी है, शिकायतों के निपटारे किए जाने का अधिकार भी है और उपभोक्ता जागरूकता अधिकार भी है। तो सभी 6 इसके आंसर बनेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने इसी के पास साथ एक कड़ी जो है उत्तराखंड के और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आगामी परीक्षाएं हैं उनके करंट से लेकर के मेरी चर्चा रही है। तो करंट की जो व्यवस्था है क्लास के माध्यम से आपको देने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आप इसे अच्छे से मैनेज करिए और इसको कहीं ना कहीं बैलेंस करिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से एवरग्रीन क्वेश्चनों के पार्ट के रूप में भी शामिल है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपके द्वारा ना की जाए और इनको सीरियसली 1 अगर 2 टाइम अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये मान के चलिए परीक्षाओं में आपका भरपूर साथ निभाएंगे। तो परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयारी करिए। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।